नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जो आपकी हेल्थ से जुड़ा है। मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हम लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं, बूस्टर डोज़ ले रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं और काढ़ा वगैरह ले रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य से लेकर एलोपैथिक डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे हैं। ₹15 का इग्नोरेंस हमारे लिए ₹15,000 तक का बिल ले आया है। बहुत कम शब्दों में मैंने बातें बता दी हैं कि आप लोग दरअसल कर क्या रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके नौनिहाल, उस 5 साल के बिलो बच्चे पर पड़ रहा है, जिसको आप अस्पताल के चक्कर लगवा रहे हैं, जिसका बुखार 102, 104 के नीचे नहीं जा रहा है। चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ इस तरीके के मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, जहाँ पर ये समझ में ही नहीं आता है कि एडेनोवायरस है, कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, कोई बैक्टीरिया है, कोई नई बीमारी है या कोई नया पैंडेमिक अटैक है। एक माँ होने के तौर पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस परेशानी का निराकरण हमारे डॉक्टर और हमारे बच्चों के डॉक्टर अंकल, डॉक्टर आंटी ये ही कर सकते हैं। तो उन्हीं डॉक्टर्स को हम लेकर आए हैं और ये बुलेटिन, ये जो वीडियो है, ये एक इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। इसमें हम आपको डराएँगे नहीं, हम आपको सिर्फ़ सॉल्यूशंस देंगे और हम आपको गलत दिशा में जाने से भी बचाएँगे और उसके लिए हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनमें ह्यूमन टच अप्रोच ज़्यादा है। पैसे ये बिल्कुल लेते नहीं हैं और कहते हैं कि पहले बच्चा सही होना चाहिए, डॉक्टर राजेश टिक्कस। इसके अलावा डॉक्टर दीपिका रस्तोगी जी यशोदा हॉस्पिटल से मौजूद हैं। जितनी भी पेशेंट्स आती हैं, प्रॉपर ये उनको टाइम देती हैं और उसके साथ-साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पेरेंट्स की भी करना ज़रूरी है, वो भी ये कर देती हैं ताकि पेरेंट्स परेशान ना हों। क्योंकि जब बच्चे पर आती है, तो हम उल्टे पैर खड़े हो जाते हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले डॉक्टर राजेश हो क्या रहा है? बच्चों को हम पूरा हमारा इतना बड़ा चार्ट बना रहता है, आप लोग भी देते हैं, टिक मार्क करते रहते हैं, अच्छा ये इंजेक्शन हो गया, ये इंजेक्शन हो गया, ये 7,000, ये 2,000, ये 1,000, ये 500, ये फ्री। इसी तरीके से आप लोग करते हैं। आप ये बताइए कि क्या ये इंजेक्शंस, क्या ये वैक्सीनेशन जो भी कुछ चल रहा है, बच्चे को इन्होंने क्या इंजेक्शंस ने इम्यूनिटी नहीं दी है कि अब और वैक्सीनेशंस और इंजेक्शंस डेवलप हो रहे हैं कि बच्चे को इतना फीवर ना हो, बदलते मौसम में पता भी ना चले कि हमारे छोटे बच्चे को क्या हो जाए? थैंक यू मैडम आपका धन्यवाद मुझे गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्टिंग टू यू एंड योर ऑडियंसेस। जहाँ तक के वैक्सीनेशन का सवाल है मैडम, तो जिसे हम सभी जानते हैं कि एक नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है और इसके अलावा दूसरी अथॉरिटीज के भी वैक्सीनेशन शेड्यूल होते हैं, जैसे आईएपी रिकमेंडेड वैक्सीन्स होते हैं और उनके अलग अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल होते हैं। तो उसी प्रकार से वो जो वैक्सीन्स लगते हैं वो पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है और दूसरे जो वैक्सीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए लगाए जाते हैं। और बहुत सारे वैक्सीन्स की अलग-अलग इफेक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी होती है जो कि 50% से लेके 100% तक। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन्स इफेक्टिव है कि नहीं है, तो डेफिनिटली जिन पर्टिकुलर बीमारियों के लिए वो वैक्सीन्स लगाए गए हैं, उनका अपने-अपने लेवल पर इफेक्टिवनेस है। और अब हम आते हैं कि जो अभी इस समय जो ऑल ओवर कंट्री अलग-अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स दिख रही है, जिसमें कॉमन प्रेजेंटेशन हाई ग्रेड फीवर, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिम्प्टोमेटोलॉजी के साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ में, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्पटम्स जैसे डायरिया या वोमिटिंग के साथ आ रहे हैं। तो मोटे तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि ये मिक्स्ड प्रेजेंटेशन इस समय मिल रहा है। मैं जहाँ तक भोपाल और मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मिक्स्ड प्रेजेंटेशन टाइप के पेशेंट्स मिल रहे हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रेजेंटेशंस भी है, डायरिया का प्रेजेंटेशन भी है और जो मैडम बेसिक एज़ एज़ अ मदर आप जो पूछ रहे हैं कि ये क्या है? तो टेक्निकल भाषा में हम बात करें तो ये आईएलआई का भी प्रेजेंटेशन है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस टाइप का प्रेजेंटेशन भी है और जैसे आपने एडिनो वायरस बोला तो क्लिनिकली ये एडिनो वायरस टाइप का भी प्रेजेंटेशन आ रहा है और कोविड लाइक सिम्पटम्स भी है। तो ये पर्टिकुलर किस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है वो तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल होता है। डॉक्टर जो एज़ अ पीडियाट्रिशियन हम लोग सिम्प्टोमेटिक और सिंड्रोमिक अप्रोच के साथ मैनेजमेंट करते हैं। मैं अगर आपके पास आऊँ, पर्चे में आप क्या लिख कर दे रहे हैं? मैडम पर्चे में लिखने का सवाल बच्चे के प्रेजेंटेशन के साथ में है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि फीवर कहीं आ रहा है। जैसे आपने फीवर मेनली आपने फीवर की बात करी है, तो फीवर इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी और हमारी सुरक्षा तंत्र का एक हिस्सा है बुखार। तो बुखार एक लिमिट से जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बुखार की दवाई देनी पड़ती है। जैसे मोटे तौर पे हम बात करें तो 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार है
तो हमें बुखार की दवाई देनी रहेगी और जो सिंपल दवाइयाँ हैं और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जैसे पैरासिटामॉल दवाई है, तो उस पैरासिटामॉल को दिया जा सकता है, डॉक्टर्स के लिए भी पहली चॉइस वही रहती है, लेकिन साथ ही साथ कहीं बुखार तेज आ रहा है, तो बुखार जो शरीर से निकलता है या बुखार को मैनेज करने का जो शरीर का एक सिस्टम होता है, उसमें डिहाइड्रेशन या पर्स्पिरेशन भी होता है, पसीना आता है। तो उस दौरान पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इस दौरान शरीर में बच्चा लेता नहीं है, मुँह से कुछ लेता नहीं है, मतलब ओवरऑल बात करें, तो इनपुट कम रहता है और आउटपुट ज़्यादा रहता है। स्पेशली ये आउटपुट और ज़्यादा बढ़ जाता है जब बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है या दस्त हो रहा है, खाँस रहा है, फ़ीवर लगातार बना है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पैरासिटामॉल के अलावा हाइड्रेशन के पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और जैसे हाइड्रेशन के रूप में कई बच्चा छोटा है, माँ का दूध लेता है, 6 महीने से नीचे का है, तो माँ का दूध कंटिन्यू रखना चाहिए। इसके अलावा ओआरएस का इस्तेमाल भी होता है और होममेड ओआरएस या तरल पदार्थ जैसे कि नारियल पानी है, चावल की माड़ जी, है, पतला दलिया है, पतली खिचड़ी है, शिकंजी है और एक ऑप्टिमल लेवल के टेम्परेचर में बच्चे की केयर करना चाहिए, जिसको हम थर्मो-न्यूट्रल ज़ोन भी बोलते हैं और वो ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज होता है 25 डिग्री से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर गर्मी भी बहुत हो रही है, तो कभी-कभी पेरेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ऐसे समय पे पंखा चालू करना है, एसी चालू करना है कि नहीं करना है और कभी-कभी ये देखने में आता है कि और कंबल से भी और कुछ चादर से गरम कपड़ों से भी उड़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को डिस्करेज करके एक ऑप्टिमल टेम्परेचर में रखना है। सिर्फ पैरासिटामॉल या डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर उसकी स्थिति के अनुसार मेडिकेशन करेंगे और हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। और जहाँ तक पर्चे जी, की आप बता रहे हैं तो जैसी बच्चे की सिचुएशन है, उस हिसाब से आवश्यकता लगती है तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है तो एंटीबायोटिक, एंटीवायरल जैसे फ्लू के लिए जो आईएलआई के केसेज़ है और हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, तो ऑसेल्टामिविर नाम की मेडिसिन्स भी होती है। वो अलग-अलग सिचुएशंस में और बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, क्लिनिकली क्या लग रहा है, इन्वेस्टिगेशंस फीज़िबल है कि नहीं है, तो उन सब सिचुएशंस के हिसाब से मैडम करना रहता है। थैंक यू। ठीक है। डॉक्टर दीपिका रस्तोगी, आपके पास भी पेशेंट्स आ रहे होंगे। माता-पिता कभी-कभी कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बहुत भारी पड़ जाती है। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, खुद इम्यूनिटी डेवलप करेगा। इतने छोटे बच्चों में, खास तौर पर आज के समय में, इम्यूनिटी ज़ीरो ही होती है। कुछ लोग तो इम्यूनिटी की दवाई बच्चे लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैं जितने भी हॉस्पिटल्स देख रही हूँ, वहाँ ओपीडी में आप भी देख रही होंगी, जूझ रही होंगी, ओपीडी में बहुत भयावह स्थिति है, जाने का मन नहीं करता, डर लगता है। अपने बच्चे को लेकर वो वहाँ जाएँ, वो भीड़ देखकर ही कोई डर जाए कि भई हम घर का इलाज कर लेंगे, यूट्यूब खोल लेते हैं, देसी सरल उपाय कर लेते हैं। या रात में भागते हैं हॉस्पिटल में, खर्चा करते हैं। मैम क्या हो क्या रहा है बच्चों को? क्या और वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? क्या बच्चों को भी कोविड हो रहा है? और आपका सॉल्यूशन ऐसे केसेज़ में माँ-बाप को होम एक्सरसाइज़ में घर पे किस तरीके की केयर एक्सरसाइज़ करें, आपका क्या सुझाव हो? थैंक यू निहारिका जी। आपका क्वेश्चन आई वुड से बहुत रेलेवेंट है ऑन द करंट सिचुएशन दैट वी आर डीलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बच्चों की इम्यूनिटी जीरो होती है। वी नो की सारी इलनेसेस चाइल्डहुड यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंसी मतलब फर्स्ट 1 ईयर ऑफ लाइफ में सारी की सारी इलनेसेस ज्यादा कॉमन होती है। The best terminology to be used would be relatively low immunity. That is why जो छोटे बच्चे हैं और बड़े बूढ़े लोग हैं, ये दो ग्रुप्स हमें एज ए लेमैन हम सबको पता है कि ये दो ग्रुप्स जो होते हैं किसी भी इलनेस के लिए ज्यादा रिस्क पे होते हैं। इट इज नॉट अनयूजुअल छोटे बच्चों को इन्फेक्शंस होना। अगर हम एविडेंस या डेटा भी देखें तो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में हर एक बच्चे को कम से कम 2 से 4 इलनेसेस एवरी ईयर is known to happen in the early childhood. So very important message जो हमारे पेरेंट्स तक जाना बहुत जरूरी है कि कोई भी वैक्सीन इन्फेक्शन से नहीं बचाती। वैक्सीन की एफिकेसी का मतलब है कि वो उस इलनेस की सिवियरिटी को कम करती है, उस इन्फेक्शन से होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन एंड नीड फॉर मेडिकेशन को कम करती है, उसके होने की संभावना को कम करती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लू वैक्सीन, पहले साल में फ्लू के 2 डोजेस लगाए जाते हैं जो 6 महीने की उम्र के बाद लगाए जाते हैं। उसके बाद हर एक बच्चे को, इवन पेरेंट्स को, इवन अस एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विच आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दीज पेशेंट्स एवरी डे, हमें बूस्टर्स लेने चाहिए हर साल।
लेकिन उस बूस्टर के बावजूद भी हमें भी इलनेसेस होती है, बच्चों को भी होती है। तो कोई भी वैक्सीन, इवन कोविड, लास्ट 3 इयर्स में हमने बहुत सारा कुछ जाना है कि वैक्सीन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, एडल्ट्स के लिए भी होती है। आई थिंक दैट हैज बीन अ वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट लर्निंग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस, है ना, कि वैक्सीनेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनी है। सो वैक्सीन का एक मकसद है उस इलनेस की सिवियरिटी को कम करना, उसकी वजह से होने वाली बीमारी इतनी सीवियर ना हो, इतनी गंभीर ना हो कि उसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। सो आई थिंक दिस समटाइम्स सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज स्पेशली टू द पेरेंट्स कि आपने तो हमें वैक्सीन लगाया था फ्लू का, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे को फ्लू हो गया। सो द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि शायद अगर ये वैक्सीन आप नहीं लेते तो आपके बच्चे को और फ्रीक्वेंट होती है इलनेस, या इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती कि उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है। So what we are dealing with right now is multiple viral infections, and I write on my prescription, it's a viral fever, acute viral fever. That can be anything. वो COVID भी हो सकता है, वो इन्फ्लुएंजा A भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा B भी हो सकता है, वो अडीनो वायरस भी हो सकता है, वो राइनो वायरस भी हो सकता है। हजारों वायरसेस हैं जो हमारे हवा में, हमारी सर्कुलेशन में रैम्पेंट होते हैं, एंड उसके लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट आते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी कॉस्टली टेस्ट। और सो मैम हम उन एयर टेस्ट का प्यूरिफायर भी हर मकसद, जगह कैरी तो कर नहीं सकते, आम आदमी कर नहीं सकता, एग्जैक्टली मास्क बच्चे को लगा एग्जैक्टली नहीं सकते। एग्जैक्टली। सो आप जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, जो सिर्फ घर में रह रहे हैं, probably वहां पे आप एयर प्यूरिफायर यूज कीजिए, बिकॉज दे आर कमिंग इन लिमिटेड कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। जैसे आपने कुछ देर पहले कहा था कि पेरेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को चाहते हैं एक्सपोजर, है ना, ताकि एक्सपोजर बेस्ड उनको इम्यूनिटी डेवलप हो। दैट इज नॉट अ रॉन्ग आइडिया। और आई वुड से कि अभी हम सडनली इतना ज्यादा इलनेसेस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में बच्चों को कोई सोशलाइजेशन की वजह से कोई एक्सपोजर नहीं हुआ। सो जो एक्सपोजर बेस्ड इम्यूनिटी है, दैट हैज बीन डेफिशिएंट, एंड दैट इज व्हाई अभी बच्चों को क्या हो रहा है, व्हेन द स्कूल्स हैव नाउ ओपनड अप, हम लोग सारे घूमने जा रहे हैं, वी ऑल आर गोइंग टू स्कूल्स, वी आर ऑल गोइंग टू मॉल्स, वी आर गोइंग टू फॉर वेकेशंस। इसीलिए बच्चों को बार बार बैक टू बैक वायरल्स हो रहे हैं। आई वुडंट से ये नए वायरसेस नहीं है, हजार वायरसेस हैं जो हम शायद पिछले बहुत डिकेड से हम इन सब वायरसेस के बारे में जानते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट रियली नीड टू वरी, द ट्रीटमेंट इज ओनली सिम्टोमैटिक। एक और चीज जो आपने कही थी कि फीवर हो रहा है, फीवर के लिए क्या कोई वैक्सीन है? फीवर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। जैसे डॉक्टर राजेश ने भी कहा, फीवर इज ओनली अ सिम्टम, राइट, एंड इट हैज टू बी डेल्ट विद सिम्टोमैटिकली। फीवर सिर्फ एक अंदरूनी बीमारी का लक्षण है, और वो सिर्फ अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे अडीनो हो, चाहे इन्फ्लुएंजा हो। ज्यादातर केसेस में फीवर 3 से 5 दिन लास्ट करता है। हमारी चिंता एज अ डॉक्टर, एज अ पीडियाट्रिशियन, एज अ न्यूनेटोलॉजिस्ट और एज अ पेरेंट स्टार्ट होती है अगर ये फीवर 5 दिन से ज्यादा चले, इसके साथ बच्चा सुस्त या चिड़चिड़ा हो जाए, सांस लेने में परेशानी हो रही हो, खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया हो, या यूरिन कम हो जाए। सो दीज आर जस्ट जनरल डेंजर साइंस या रेड फ्लैग साइंस जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और शायद इसी सिचुएशन में अगर पेरेंट्स हॉस्पिटल विजिट करें, दैट इज बेस्ट, सो दैट दे कैन लिमिट देयर हॉस्पिटल विजिट्स, दे कैन लिमिट विजिटिंग टू बिजी ओपीडीज, एंड triage the need for hospitalization or doctor visit for their child. एक बात बताइए डॉक्टर राजेश और डॉक्टर दीपिका, आपसे भी ये सवाल है, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि मैं कार्यक्रम को वाइंड अप करना होता है। जैसे हमारी संस्कृति में कई पूजा पद्धति के भी लॉजिक्स दिए गए हैं, उसको बाद में अगर हम रिलेट करें तो वो साइंटिफिक लॉजिक्स होते हैं और उसका करना सही होता है। जैसे कि कोई कहता है कि आप तांबे का इस्तेमाल करिए, या चांदी का इस्तेमाल करिए, या पीतल का इस्तेमाल खाने पीने में करिए, या बैनियन लीफ पे आप खाना खाइए। हर चीज के अपने अपने लॉजिक्स हैं इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति में। उसी तरीके से दादी नानी के भी नुस्खे हैं, हम वो दादी नानी के नुस्खे करते हैं तो तत्काल लाभ मिलता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर अंकल या आंटी के पास जाते हैं वो कहते हैं ये सब बकवास है, सिर्फ दवाई लो, ये इन सब से कुछ नहीं होता। डॉक्टर राजेश, पहले आप। हाँ, निहारिका जी, आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, और जो कि हम लोग पीडियाट्रिशियन हैं और बच्चों के साथ डील करते हैं, तो एक तरह से बच्चों के साथ नहीं, हम लोग पूरी फैमिली के साथ डील करते हैं। पेरेंट्स भी होते हैं, उसमें दादा-दादी भी होती है, जॉइंट फैमिलीज़ में दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। तो जनरली एज़ अ सॉफ्ट हार्टेड पीडियाट्रिशियन, जो कि सभी पीडियाट्रिशियंस को माना जाता है, तो हमारा ये अप्रोच ये रहती है कि अनटिल एंड अनलेस
कोई भी जो इंटरवेंशन है, जो कन्वेंशनल इंटरवेंशन है, वो ट्रीटमेंट में ऑब्स्टेकल पैदा नहीं कर रहा है और दूसरा नुकसानदेह नहीं है। तो वी आर नॉट डिस्करेजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। से बहुत से लोगों के अलग-अलग बिलीव्स होते हैं, तो वो बिलीव्स को फॉलो कर रहे हैं और साथ में ट्रीटमेंट के इंस्ट्रक्शंस और जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत सारी डेंजर साइंस, रेड फ्लैग साइंस उन सबको समझ रहे हैं। तो वी आर नॉट डिस्करेजिंग दैट पर्टिकुलर बिलीव्स। और जैसे आपने बताया कि वो जैसे कोई हनी यूज़ करना चाह रहा है, कोई अदरक यूज़ करना चाह रहा है, कोई अलग-अलग प्रकार के घर के फ्लुइड्स यूज़ करना चाह रहा है, तो वी आर नॉट डिस्करेजिंग दैट। किसी का कोई पर्टिकुलर बिलीफ है कि ये पूजा-पाठ या दूसरी चीज़ करने पे कुछ है, एंड अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई डिसरप्शन नहीं हो रहा है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है ट्रीटमेंट में, तो एथिक्स ऐसा कोई डिस्करेजमेंट की कोई एथिक्स नहीं है हमारा। जी मैम। जी, डॉक्टर दीपिका। निहारिका जी, आई वुड प्रोबब्ली जस्ट लाइक टू एम्फसाइज द सेम पॉइंट। मेरे पास यूजुअली जब पेरेंट्स ऐसा कुछ कंसर्न या अपनी रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं, आई टेल देम द सेम थिंग। इफ यू गिव मी अ साइंटिफिक लॉजिक एंड इट इज नॉट हार्मिंग द चाइल्ड, तो हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा तांबा या कॉपर, बहुत सारी चीजें उनके पीछे का जो एविडेंस है वो धीरे धीरे समय और रिसर्च के साथ आता है। नाउ वी ऑलरेडी नो कि यूज ऑफ कॉपर यूटेंसिल्स इज वेरी वेरी डिलीटीरियस एंड हार्मफुल, एंड उसके साथ बहुत सारी रिलेटेड इलनेसेस हैं जिनको नाम भी इंडिया के नाम पे दिया गया है, यू नो, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस। सो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस, आई वुड से जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, दे आर नॉट विदाउट हार्म। So if they're not, if they are not harmful, and there is some scientific logic, whether if even if it is not useful, but it should be without harm, that is the key. And we usually do not encourage our grandparents to, you know, give them the homely care, and बच्चों को आई थिंक वो देसी नुस्खे से ज्यादा जो टेंडर लव एंड अफेक्शन है ना, वो उस इलनेस में हेल्प करता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी इलनेसेस सेल्फ लिमिटिंग होती है। तो जब तीसरे चौथे पांचवें दिन वो जब ये नुस्खा स्टार्ट करते हैं, वो इलनेस अपने आप ही ठीक होने वाली होती है। एंड ज्यादातर आई फील कि जब जो पेरेंट्स हमारे साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं, जब वो चौथे पांचवें दिन थक हार के हमारे पास आते हैं और उनको लगता है कि ये डॉक्टर ने जादुई दवाई दी, उसका भी कारण यही होता है कि वो इलनेस अपने आप ही ठीक होने वाली होती है। चलिए, आखिरी बात आपने एकदम मम्मियों के मन वाली करी है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने-अपने सॉल्यूशंस देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, माता-पिता हों, माता-पिता बनने वाले हों या माता-पिता बन भी चुके हों, तो आप सबके लिए ये एक सॉल्यूशन है, क्योंकि अब जिस तरीके के वायरस, फ्लू फैल रहे हैं, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, डीप स्टडी का विषय है। सॉल्यूशन ये है कि डॉक्टर के पास जाइए, अपना डॉक्टर तब खुद ही बने जब आपके पास उस सॉल्यूशन का और जो आपके पास रामबाण या देसी उपाय है, उसके पास साइंटिफिक लॉजिक है और बच्चा आपका प्रगति कर रहा हो। उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चा खुश है तो आपका ज़िंदगी दफ्तर में और दफ्तर के बाहर अच्छी है। धन्यवाद दोनों डॉक्टर्स का, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।